अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। बड़े मज़ेदार सफ़र है जनाब आज का, और ख़ास तौर पे मेरी वो फैमिली जिनकी रिक्वेस्ट थी ज़ाकिर भाई ब्रेड बन डबल रोटी ये ज़रूरी चीज़ें हैं और ये घर की ज़रूरत है, तो आज उनके लिए एक सफ़र रखा है रेस्टोरेंट जो कुकिंग है ऑन बजट के हिसाब से। मुख्तलिफ़ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर होते हैं, और अगर आप दुनिया को रिसर्च करें या जाने का इत्तफ़ाक़ हो तो आप देखेंगे कि हर कंट्री का खाना थोड़ा सा मुख्तलिफ़ होता है। और अगर गौर से आप देखें तो बेसिकली खाना वो वही है जो हम और आप खाते हैं, बस उसकी सर्विंग स्टाइल या तो चेंज होगी या उसका लुक चेंज होगा, चीज़ वही होगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़ास बनी हुई चीज़ खाते हैं या कोई अनोखा मीट है उनके पास या कोई अनोखी वेजिटेबल है उनके पास या कोई ऐसे मसाले या ऐसे सॉसेस हैं जो हमने ना कभी देखे ना सुने ना हमने खाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें यही हैं पूरी दुनिया में, बस इनका जो इस्तेमाल है वो बड़ा कीमती है। बस थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने से काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम आज बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगे। यहाँ मैंने रख दिया है जनाब थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और पानी को थोड़ा सा कुनकुना करेंगे ताकि थोड़ी सी हरारत उस पानी में आ जाए। यहाँ पे मेरे पास एक मिक्सिंग बॉल है और मिक्सिंग बॉल के अंदर मैं शामिल करूँगा दानेदार ईस्ट, तकरीबन 20 ग्राम। 20 ग्राम मीन्स सिंपल 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है वो जो नॉर्मल वेट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ, वो 11 से 12 या 13 ग्राम का बनता है। ये भी है कि जी जो प्रोडक्ट आप इस पे नापेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या है। अगर लिक्विड है तो वो ml में चला जाएगा, ड्राई है तो ड्राई में भी अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो उसका वेट कहीं और जाएगा, लेकिन अगर वो होलो चीज़ है तो उसका वेट कुछ और होगा, और अगर वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और लूज सी चीज़ है तो उसका वेट कुछ और होगा। याद रखिएगा, ऐसा कहीं नहीं है कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ एक टेबल स्पून में उठा लें और उसको बोले ये 12 ग्राम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट की भी बात होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने चलना है। अच्छा, तो 1.5 टेबल स्पून प्लस और माइनस, हमने ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम ईस्ट पे रहेंगे, बाकी चीज़ों को मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा कि जी ये चीज़ ऐसे और ऐसे। यहाँ पानी को थोड़ा सा लिक वार्म करेंगे, यानी कि हल्की सी भाप, ये आप देख सकते हैं कि ये हल्की सी जो भाप होती है इसको लिक वार्म वाटर कहा जाता है। ये हम लेंगे और यहाँ जो 1.5 टेबल स्पून ईस्ट यानी कि 20 ग्राम ईस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि उसके ईस्ट का जो अमल है, जो उसका चेन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, एक्टिव वो हो जाए और वो एक फ्लेवर को बनाना शुरू कर दे। यहाँ पे जनाब 1 चाय की चमची दानेदार चीनी, नमक ले लेंगे आधी चाय की चमची, या आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसी में मैं शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून भर के मक्खन। मक्खन हमने शामिल किया। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा हल करेंगे, और यहाँ एक और टेबल स्पून एक चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती कि ज़ाकिर भाई ये नहीं मिली हमारे इलाके, शहर या सुपर स्टोर पे, तो कोई मसला नहीं है, यह हमारी चीज़ें रेडी हैं।
और ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी इस्तेमाल इसमें की है, यानी कि मक्खन आम मिल जाएगा, नमक चीनी आम हमारे घरों में होती है, दानेदार ईस्ट आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा शायद ही कोई इलाका, कोई शहर, कोई मोहल्ला हो जहाँ पे दानेदार ईस्ट ना हो। तो ये हमारा रेडी है। बस फ़र्क ये होगा कि इस अमल के अंदर हमें इसको कम से कम भी 1 घंटा मज़ीद हमारा लग जाएगा। अब जो बड़ी जितनी मल्टीनेशनल बेकरियां हैं और जितने क्विक काम करने वाले हैं, वो उस 1 घंटे को बचाने के लिए ये एक ख़ास किस्म का पाउडर है। इसका भी चेन रिएक्शन यही है कि चीज़ को रेज़ करना, फुलाना। इसको ब्रेड इम्प्रूवर कहते हैं, ठीक है। आप दुकानदार से कह सकते हैं जो ब्रेड बनाने में पाउडर इस्तेमाल होता है उसको फुलाने के लिए, ब्रेड इम्प्रूवर 1 टेबल स्पून ये इसमें शामिल हो गया। अगर है तो शामिल कर दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत अच्छा बच जाता है। और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि दानेदार ईस्ट, चीनी, नमक और ब्रेड इम्प्रूवर अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। और चंद लम्हों बाद जो पानी है, जो अभी हमने लिक वार्म पानी लिया है, वो लाइट चॉकलेटी कलर का हो जाएगा, क्रीमी कलर का। और जब ये हो जाए जनाब, ये डन। अब यहाँ पे हमने खुश्क मैदा जो तकरीबन ½ kg के बराबर है मेरा, थोड़ा सा इसमें से रोकेंगे खुश्के के लिए और बाकी मैदा हमने शामिल कर देना है यहाँ। और उसके बाद इसको हमने करना है मिक्स। अच्छा, यहाँ एक काम और कर लूँ मिक्स के साथ साथ, 2 अदद अंडों को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है और लगभग 1.5 अंडा हमने इस्तेमाल करना है और आधा अंडा हमने सेव कर लेंगे। ब्रेड, बन, डिनर रोल और पापे, ये तमाम की तमाम लीजिए जनाब। 1.5 अंडा हमने उसमें शामिल कर दिया, आधा अंडा ये हमने यहाँ अपने पास सेव कर लिया है। अब ये तमाम चीज़ें हमारी रेडी। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से गूंद लेना है। और पानी जो है लिक वार्म पानी इतना ही इसमें शामिल होगा जितनी हमें एक अच्छी डो गूंदने में पानी की ज़रूरत होती है। डो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा नरम ना हो, सॉफ्ट डो हो, मज़ेदार सी। ज़रूरत हो तो आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा मज़ीद कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत है। लीजिए जनाब, अब ये तमाम जो ड्राई आटा था यानी कि मैदा था, बस वो स्टक हो जाना चाहिए एक सिंपल बॉल में। अब यहाँ पे खुश्क मैदा या ड्राई ज़रा सा भी नहीं है भाई, इतना पानी हमें रिक्वायर्ड है इसका, ठीक है, कि ये एक मज़ेदार सी डो तैयार हो जाए। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में इसकी ज़रूरत है हमें। और यहाँ जनाब इस डो को हमने अब काउंटर पे ले आना है। अब इस पर थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा स्टिकी डो होगी, फिक्र ना करें। उसको अभी हम अपनी कस्टडी में ले लेंगे। जो खुश्क मैदा हमारे पास लगा हुआ है, और ये अमल बहुत कीमती है। जैसे जैसे ये ईस्ट इस पे काम करेगी, इसके अंदर एक स्मूथनेस तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये ईस्ट की वजह से है, ठीक है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है,
इसमें मैग्नेट पावर जो बन गई है, ये ईस्ट है। थोड़ी सी मेहनत तलब होती है इस काम के अंदर। अच्छा, इस काम के लिए मशीनें भी हैं, छोटी बड़ी 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 बहुत सारी मशीनें मार्केट में। आप चाहें तो उसका भी इंतज़ाम आप कर सकते हैं। बास मशीन तो बहुत ही सस्ती हैं और वो मशीनें मल्टीपल हैं। आप घर की जो चपाती पराठा उसका भी आटा उस पर गूंद सकती हैं। उस मशीन का काम सिर्फ आटा गूंदना है, डो तैयार करके देना। डो मैकर कहलाता है। ये लीजिए जनाब। अब जैसे जैसे हम इस पे मेहनत करते जाएंगे ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, और जब थोड़ी सी स्मूथ और क्रीमी लुक इसकी आना शुरू हो जाए तो उस वक्त हमने ये जो वज़न के अंदर से ही हमने मैदा बचाया था, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपने फैलाना है और अब इसको आपने समेटना शुरू कर देना है। और हमारी डो बिल्कुल रेडी। मज़ीद थोड़ी सी मेहनत इस पे होगी ताकि जो खुश्क हमने अभी शामिल किया है ये सिमट जाए और इसी डो का हिस्सा बन जाए। यहाँ जनाब मैं कंटिन्यू इसके साथ थोड़ी सी मज़ीद मेहनत कर लूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो जनाब गूंद के ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल के ऊपर से डो रखेंगे। डो रखने के बाद इसको फुल्ली कवर्ड कर देंगे। एयर टाइट होना चाहिए ये, ठीक है। हमने ब्रेड इम्प्रूवर इसमें लगाया है तो हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ब्रेड इम्प्रूवर ना मिले तो फिर इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, 45 मिनट्स के लिए। तो ये डो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो अपना वजूद है उस वजूद से डबल हो जाएगी। बस जब ये हो जाए तो फिर अगला स्टेप हम आगे चल के देखेंगे। और यहाँ इसको रख लेते हैं एक साइड पे ताकि उसका जो अमल है वो कंटिन्यूटी के साथ, और यहाँ थोड़ी सी सफाई कर लें रफली सी बात है, फिर इसको अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा कि थोड़ी सी मेहनत होगी इस डो को गूंदने में। फिर ये जब डो आपकी तैयार हो जाए तो इससे आप डबल रोटी बना सकते हैं, बंद बना सकते हैं, डिनर रोल बना सकते हैं, पापे इसी से बन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम इस बंद से बना सकते हैं, मतलब इस डो से बना सकते हैं, ठीक है। लातादाद प्रोडक्ट है बेकरी के अंदर। मैं अगर उनकी डिटेलें बताना शुरू करूँगा तो शायद ये मेरा पूरा शो ख़त्म हो जाए और डिटेलें ख़त्म ना हो। तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल हम रखेंगे कि ये हमारी मदर डो इसको कहते हैं बेकरी की फील्ड में। ये हमारी बेसिक मदर डो तैयार है। अब इससे हम बहुत सारी प्रोडक्ट फाइनल स्टेज वाली वो बना सकते हैं। चलें जनाब, अब इसकी क्योंकि एक वेरी स्पेशल सैंडविच उसको कह रहे हैं आप, उसके बहुत सारे नाम हैं और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका जा चुके होंगे या आना जाना होगा। अगर नहीं तो मेरी इस बात की तस्दीक चंद सेकंड में आप कर सकते हैं। यहीं अपने घर में बैठे बैठे आपने सिर्फ नेट ऑन करना है अपने मोबाइल का और सर्चिंग कॉलम पे आपने लिखना है साउथ अफ्रीकन्स गैस्बी और सर्च करेंगे। गैस्बी के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे और उसको आप देख लेंगे तो आप मेरी इन बातों की तस्दीक कर लेंगे कि हमारे पास जो इल्म या हम जो बात कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं या इल्म को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो
कहीं वजूद में नहीं है और हम कोई आपको अनोखी चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जनाब प्याज ले लेते हैं, एक अदद दरमियाने से छोटी, इसको हम स्लाइस करके अब ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। उस जो हमारा साउथ अफ्रीकन सैंडविच है उसकी एक कढ़ाई और यहाँ पे ले लेंगे ऑयल, बहुत थोड़ा सा, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और उसमें ये प्याज हमने शामिल कर देनी है। और यहाँ ले लेंगे जनाब चिकन, उसकी लेयर काट के वो भी मैं यहाँ शामिल करूँगा प्याज के साथ। और इस बीच आपसे इजाज़त ले लें एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज थोड़ी सी नरम हो तो हमने उसमें चिकन शामिल कर देनी है। उसके बाद 2 अदद टमाटर लेने हैं दरमियाने साइज़ के, थोड़े से सख्त हों टमाटर, रेड कलर के। सख्त से मुराद मेरी बिल्कुल फ्रेश टमाटर होने चाहिए। वो जो बासी टमाटर, नरम पानी भरे टमाटर जो होते हैं बिल्कुल उसमें से बास वक्त जूस टपक रहा होता है, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि उनका जायका चेंज हो चुका होता है। सख्त टमाटर मतलब यंग टमाटो है और उसका जायका आपको इतना अच्छा लगेगा कि अगर आपको सैलेड में काट के रिंग टमाटर दे दिया जाए तो आप 4-5 टमाटर खाने के साथ वैसे ही खा जाएंगे। और नरम टमाटर हो, जो जूसी सा हो, नरम सा हो, पानी गिर रहा हो उसमें से, वो स्लाइस करके मैं आपको दूं खाने के साथ बतौर सैलेड, वो आप एक स्लाइस के बाद दूसरा स्लाइस नहीं खाएंगे। ये मेरे इस बात को आप चैलेंज कर सकते हैं कभी भी प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है उबले हुए आलू। जब चिकन हमारे तैयार हो जाए तो उसके बाद टमाटर शामिल करना है, और फिर यहाँ पे उबले हुए 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू, और इनको भी आपने स्लाइस कर लेना है। मीन्स छोटा काट लें। अच्छा देखें, इल्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि इल्म जब तक जहाँ मिले जैसा मिले उसको सीखो, और बताने वाले के लिए हुक्म है कि वो उस इल्म को बताए। हाँ, हम अक्सर अपनी चाट और बाकी चीज़ों के आलू को उबालते हैं और इतना उबालते हैं कि वो आलू फट जाता है, तो हम परवाह नहीं करते, हम छील के वो फटा हुआ आलू किसी न किसी तरीके से बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो बेकार चीज़ है, उसको फेंक दें, वो ज़ाया हो गया। क्योंकि आलू की जान मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ज़रा बिल्कुल मेरी नाइफ पे कैमरा क्लोज लेके चले जाएं जितना ला सकते हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल नाइफ की जो शार्पनेस धार है उस पे रखें। और हाँ ये चीज़, और आप देखें ये जो इसकी ताकत है ना स्टक होने की, ये है असल में आलू की ताकत। और वो आलू जो फट जाए उसमें ये ताकत नहीं आएगी, उसमें वो लेस नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर मैं आपको इस तरीके से इसको दिखाऊं तो इसके अंदर ये लेस आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें जनाब, ये पूरे तार इसमें नज़र आ जाएगा, तार नज़र आ जाएंगे, इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी। ये है असल ताकत जिसकी वजह से हम इसको खाते हैं। चलें जनाब,
ये हो गया। और ये आलू भी हमने बारीक काट के, स्लाइस काट के या छोटे क्यूब काट लें, तब वो जो चिपचिपाहट है वो यहाँ इस खाने में आ जाएगी। लेकिन आलू उबलते वक्त अगर फट जाए तो ये जो इसकी कुदरती एक ताकत है, इसमें गम है एक, जिसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ दही में शामिल करूँगा, इसमें आधा पाव बिल्कुल फ्रेश, और थोड़ा सा नमक शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, आप मटर शामिल कर सकते हैं आधा प्याली, चाहें तो ना करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो हमारी परफेक्टली रेडी। इसको आप लेके और एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा इसको जो इसके अंदर एक हल्का सा, अच्छा ओवन ट्रे ले लें जनाब। ओवन ट्रे को थोड़ा सा ऑयल से चिकना कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको राउंड दे लेना है, ठीक है जी। और यहाँ इसको लाके यहाँ इस तरीके से ओवन ट्रे पे और यहाँ जो बाकी बचा हुआ अंडा आपको याद होगा, 2 में से जो हमने बचाया था वो अंडे की पॉलिश इस पे करेंगे। ओवन आपका खूब गर्म होना चाहिए, से लाके 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट है तो 440 या 450 कर लें, क्योंकि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन जितने कंट्रीज़ हैं उसमें फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे थोड़े से सीसम सीड, ठीक है। ये करके ट्रे को थोड़ा सा बटर या ऑयल इज़ परफेक्ट। बटर के चांसेस होते हैं कि वो जल जाता है। और ओवन में रखना है बेकिंग के लिए। याद रखिएगा, बेकिंग से मुराद नीचे वाला ओवन जलना चाहिए, ऊपर वाला नहीं। और ओवन अगर परफेक्टली आपका है और डो आपकी अच्छी सी गुंदी भी है और रेज़ अच्छी हुई भी है, यानी कि पफ उसमें बन चुका है, तो फिर तो हार्डली 4 से 5 मिनट इस पे लगेंगे। लेकिन अगर थोड़ा ओवन सही नहीं है या डो सही नहीं गूंदी हुई, तो हो सकता है कि 8 मिनट 9 मिनट लग जाएं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गैप दे लें गूंदने के बाद और ओवन तक लाने में, ठीक है। और तकरीबन 45 मिनट या 1.5 घंटा या 1 घंटा या सवा घंटे का गैप दे लें, तो उससे ये होगा कि 200 गारंटीड है, 200% कि आपकी ब्रेड बन, डिनर रोल जो भी आप बना रहे हैं वो परफेक्टली बनेगा। अच्छा, एक और ब्रेड बनती है, वो सॉफ्ट ब्रेड होती है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि ऊपर से सख्त होती है और अंदर से नरम होती है, और उसको शायद पाव भी बोलते हैं आई थिंक। उसकी भी डो यही है, बस फ़र्क ये है कि इसको गूंद के रखा जाता है पेड़े बना के, और फिर बार बार उसके ऊपर ऊपरी लेयर पे पानी का स्प्रे करते हैं और उसको फिर पॉलिश करते हैं। पानी का स्प्रे करते हैं तो वो ऊपर की जो लेयर होती है वो एडिशनल पानी लेके थोड़ी सी सख्त हो जाती है। जब वो ओवन में सिकती है तो ऊपर पानी की नमी की वजह से वो कड़क हो जाती है और अंदर से डो बिल्कुल ही सॉफ्ट और वो रहती है। यहाँ पे जनाब अब क्योंकि सैंडविच है, तो सैंडविच के साथ हम आ जाएंगे अपने अगले स्टेप, यानी कि अगले ब्रांड की तरफ।
और यहाँ पे मेरे पास है जनाब वन एंड ओनली 100% खालिस और पाकिस्तानी ब्रांड, जिसको मैं कहूँ कि हमारी अपनी पहचान और इंटरनेशनल ब्रांड से किसी तौर से कम नहीं। और ये इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जो इंटरनेशनल ब्रांड से मुकाबला है इसका। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे कि ये उनसे ज़्यादा जीत रहा है, क्योंकि यहाँ किसी किस्म की केमिकल ओपामेन नहीं है, किसी किस्म का आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें नहीं है, किसी किस्म का आर्टिफिशियल प्रोडक्ट या आर्टिफिशियल सोर्स इसमें नहीं है। 100% कुदरती ऑर्गेनिक पोटैटो के साथ बने हुए ये चिप्स हैं जो हमारे बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होगी जनाब कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अगर फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है तो मेरी 99% कोशिश होगी कि मैं इसको फेसबुक तो खैर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको एज़ इट इज़ रख दूँ और कल आपको इसको फाइनल करके दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं वजाहत से आपको बता दूँ बड़ी क्लियरिटी के साथ, कि जितनी हम ये केक, पेस्ट्री, बिस्किट, केक रस, पापे लेते हैं, ये सब रात के बने हुए होते हैं या एक दिन पहले के बने हुए होते हैं और दूसरे दिन ये बेचे जाते हैं। ये उसी वक्त बना के बेचना बड़ा मुश्किल काम और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्रंच और वो क्रिप्स नहीं आती। फिर उसके लिए फिर वो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बाज़ ऐसी बेकरीज़ हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में, आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी कोई ना कोई होगी, जो बड़ी मखसूस डो को गूंद के पहले से रखते हैं। मतलब उनके बाद वो डो जो है ऑटोमेटिक प्लांट पे प्रोसेस हुई भी रखी हुई होती है, वो सिर्फ उसमें से पेड़ा काटते हैं, रखते हैं और ओवन में रखते हैं। ओवन भी उनके स्पेशल उसी काम के लिए होते हैं, तो वो 4-5 एंगल से उसको हीट दे के, कलर दे के निकाल देते हैं। तो उसमें भी 12-14 मिनट लगते हैं, लेकिन वो एकदम जब गरम गरम देते हैं तो वो जो ईस्ट की हीक है वो लगती है दिमाग पे। और ब्रेड को रात को बना के रख दिया जाता है थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, और थोड़ा सा खुश्क और ड्राई जगह पे, फिर दूसरे दिन इसको स्लाइस करके फिर बेचा जाता है। तो वो ब्रेड बड़ी सॉफ्ट, नरम और बिल्कुल फ्रेश होती है। ये है पापे का भी यही है कि आप ब्रेड बना के उसको बासी करते हैं, मतलब एक दिन गुजारते हैं, फिर उसके स्लाइस करके और फिर उसको ओवन में सेक के वो पापे आपके रेडी होते हैं। केक का भी यही है कि आज मैं स्पंज बनाऊंगा, उसको रखूंगा, वो बहुत अच्छी तरीके से ठंडा होगा, बहुत अच्छी तरीके से, फिर उसको मैं काट के और उसको केक की फॉर्म में लेके आऊँगा। तो ये बेकरी के तरीक़ेकार हैं। ओपा की बात हम कर रहे थे जनाब कि एक तो फ्रोज़न ये है, तो स्टोरेज बहुत आसान है और लाइफ इसकी लंबी है। ऐसा नहीं है कि आप आज लाएं और कल तक इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको लंबे अरसे के लिए आप रख सकते हैं एहतियात से, ड्राई प्लेस हो, डीप फ्रीज़र हो, मतलब फ्रीज़र पॉइंट पे रखेंगे इसको। और इसको फ्राई करते वक्त इस चीज़ से ख्याल रखेंगे कि इसको आपने निकाल के माइक्रोवेव में डिफ्रोज़ नहीं करना या इसको नरम नहीं करना, बस ऐसे निकालें, पैकेट खोलें और फ्रोज़न चिप्स ऑयल में डाल दें। ये ख़ुद ही डिफ्रोज़ हो जाएगा और ये ख़ुद ही फ्राई होके आपकी मर्ज़ी के कलर पे आ जाएगा। अच्छा, इन फ्राइज़ की ख़ासियत ये भी है बाकी कि इसको बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। जो लाल सिका हुआ ब्राउनिश कलर होता है फ्रेंच फ्राई पे, वो नहीं। ये ज़रा सा जैसे ये ऑयल की ऊपरी सतह पे आ जाए फ्लोटिंग करते हुए, आप समझ जाएं ये रेडी है, रेडी टू ईट है। थोड़ा सा दिल के इत्मीनान को हम इसको मज़ीद कलर दे लेते हैं। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे इसके जायके लोगों ने बना लिए हैं अपने अपने। कुछ लोग चाट मसाला इस पर डाल देते हैं, कुछ इसमें 12 किस्म के मसाले डाल देते हैं, कुछ गरम मसाला डाल के सर्व कर रहे हैं, कुछ चटनी बना के इसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन फ्राइज़ की जो ओरिजिनल है वो सिर्फ सॉल्ट है, इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं शामिल की जाती।
लेकिन कुछ जगह पे सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल है, कहीं वो उसके अंदर लेमन सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्राइज़ अगर उनके खाएं तो थोड़ी सी हल्की हल्की खटास हमें मिलती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, जायका थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। ये तमाम की तमाम बातें जायके के ऊपर है कि आप क्या बना रहे हैं और क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ हमारा टाइम एक तो सेव हो गया, हमारी एनर्जी सेव हो गई, और सबसे अच्छी बात कि बच्चों के लिए खाना फ़ौरन तैयार हो जाए। ये एक बड़ा ज़रूरी अमल है कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो जब स्कूल से आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। ये कलर आ जाए तो जनाब इसको आप रिमूव कर लें ऑयल से, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप इसमें गरम मसाला डालें, आप इसमें काली मिर्च डालें, आप इसमें चाट मसाला डालें, या जो जायका आपको पसंद है। सॉल्ट हम ले लेते हैं जनाब, और सॉल्ट भी आपने इसी वक्त जैसी कढ़ाई से निकालेंगे गरम गरम इसी वक्त शामिल करना है, ये नहीं कि आप इसके थोड़ा सा ठंडे होने के बाद सर्व करें। ये रेडी हैं जनाब। बस अब हमारा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना बचा है, मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई बिल्कुल तैयार हैं ओपा के। और यहाँ पे मैं एक नज़र अपनी ब्रेड को देख लूँ कि मेरी ब्रेड कहाँ तक आ गई। बस थोड़ा सा कलर आना बाकी है ऊपर। ब्रेड की रेजिंग जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं 1-2 मिनट कि शायद कोई अच्छा रिज़ल्ट कलर वाला आ जाए। अच्छा, ओवन का मैं बता दूं कि बेकिंग जो है, बेकिंग हमेशा नीचे वाला ओवन खोला जाता है, लेकिन अगर किसी चीज़ पे आपने ऊपर से कलर देना है, रोस्टिंग करनी है, ग्रिलिंग करनी है, या फ्लेम कलर देना है, तो फिर ऊपर वाला इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ बेकरी या जो बेकिंग का स्टफ़ है उसके लिए ओवन नीचे वाला इस्तेमाल होता है, तो उससे वो रेज़ होती है ये चीज़। अगर हम सेम हीट ऊपर से भी दे दें लालच में आके, तो वो जो हमारी प्रोडक्ट है वो रेज़ नहीं होगी, बल्कि उसको हीट लगेगी और वो वहीं सटल हो जाएगी। तो उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ केक बड़े सख्त बनते हैं, बाज़ ब्रेड नहीं बनती और जल जाती है, गर्म हो जाती है, ब्लैक कलर की होती है, लेकिन अंदर से कच्ची रहती है। मैं इसको निकाल रहा हूँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस पर थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका दिल तसल्ली हो जाए। इस पर हल्का सा कलर आपने देना है। ओवन बंद करके थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, चेहरे को बचाते हुए पहले कवर खोलेंगे ताकि उसकी हीट सारी बगैर आपको डिस्टर्ब किए निकल जाए, और फिर आपने ये गर्मा गर्म ब्रेड आपकी बिल्कुल रेडी है। सेकंड ऑप्शन, बटर या ऑयल, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या बटर फ़ौरन आपने इस तरीके से इसको लगा दें। बाज़ लोग बटर की पॉलिश करते हैं, बाज़ लोग ऑयल की पॉलिश करते हैं, ये आपकी ऑन चॉइस है जनाब। अब क्योंकि ये खोलता ही हुए गर्म है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं अभी। बस आपने क्या करना है कि थोड़ी देर के बाद आपने नाइफ़ से इसको काटना है। वो जो स्टफ़ हमने आपको दिखाई, जो इल्म आपको दिया, वो इसके अंदर भरी, इसको दोबारा फोल्ड किया, इसके 2 या 3 पीस काटे और मेहमानों को सर्व कर दी। ये गैट्सबी है जनाब, इसको साउथ अफ्रीकन सैंडविच भी कहा जाता है। नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको गैट्सबी के नाम से ये मिल जाएगी। इसकी स्टफिंग बहुत सारी है। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हमेशा दुआ करता रहें अपने लिए, दूसरों के लिए, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के लिए,
क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी से इस दुनिया में तो कोई जीत नहीं सकता। अगर कोई है ऐसा तो हमें बताए कि जी मैंने माँ बाप की नाफरमानी करी और मैं जीत गया। पॉसिबल नहीं है। ए रब, हम सबको अक्ल शऊर अता फरमा के अपने माँ बाप की इज़्ज़त दें। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।